हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, किसी भी मोमेंट आ सकता है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होता है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, टू डू लिस्ट कैसे बनानी है, कट ऑफ कितना जाता है, क्या प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा आता है, वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रैटेजी हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिएगा जिससे कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को भी नोट डाउन कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न समझते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो आपका ये जो एसबीआई पीओ का पेपर है ये 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। फेज 2 आपका मेंस का पेपर होता है और फिर फेज 3 में आपका इंटरव्यू होता है। फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। क्वांट्स और रीजनिंग आपके 35 मार्क्स के आते हैं, 35 ही क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। और समय जो आपको दिया जाता है इसको करने के लिए दैट इज ओनली 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट भी नहीं दिया जाता, 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके प्रीलिम्स के पेपर में। जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं वो लोग अगली स्टेज में जाते हैं जो कि आपका मेंस का पेपर होता है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। बात करते हैं मेंस की। मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश तो है ही है, साथ के साथ एक जनरल अवेयरनेस भी ऐड हो जाता है। उसके अलावा इंग्लिश में एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी ऐड हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत ना के बराबर आते हैं, एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से आया या नहीं आया, मेन सेक्शन ये रीजनिंग का ही होता है। डीआई के क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। जीए के क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के। इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस यहाँ आते हैं 40 मार्क्स के और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है। तो इन टोटल आपके 155 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के आते हैं, 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के आते हैं जिसमें एक एसे और एक लेटर आपको लिखना होता है। 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। टोटल आपको 3.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, 3 घंटे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए और आधा घंटा आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए दिया जाता है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स की इसमें इंग्लिश ही आती है। एसबीआई पीओ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश सब्जेक्ट ही होता है क्योंकि 50 + 40 90 मार्क्स तो यहाँ से हो गए। उसके बाद 30 मार्क्स प्रीलिम्स में भी होते हैं, उसके बाद जो ग्रुप एक्सरसाइज जो इंटरव्यू होता है उसमें भी इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इन शॉर्ट सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी आप सीखेंगे एक एक करके। शुरुआत करेंगे इंग्लिश के साथ। इंटरव्यू में आपका ग्रुप एक्सरसाइज होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है, ग्रुप एक्सरसाइज आपका 20 मार्क्स का होता है। जो बच्चे मेंस क्लियर करेंगे वो लोग इंटरव्यू में जाते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। तो बेसिकली इंग्लिश 3 जगह आता है। पहला आता है आपका प्रीलिम्स में, उसके बाद आता है आपका मेंस में और उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। प्रीलिम्स में अगर हम बात करें, प्रीलिम्स का पेपर मोर और लेस पता होता है कि क्या क्या पैटर्न आएंगे। प्रीलिम्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है लगभग 5 से 7 नंबर का। आपका पैराजंबल आता है लगभग 5 नंबर का। क्लोज टेस्ट आता है 5 से 7 नंबर का। आपके फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं 3 से 5 नंबर के। तो अगर मैं इन चारों टॉपिक्स को ऐड करती हूँ तो 7, 5, 12, 12 इसको हम 5 मान लेते हैं, चलो 12, 5, 17 इसको 3, 20, लगभग 20 नंबर के तो यही चारों टॉपिक्स आते हैं। फिर एक एरर डिटेक्शन आता है लगभग 5 नंबर का, तो 25-26 नंबर का यही आता है। इसके अलावा एक पैटर्न और ऐड हो जाता है, या तो वर्ड स्वैप आ जाएगा, या वर्ड ऑर्डर आ जाएगा, या फ्रेज रीअरेंजमेंट आ जाएगा, या फिर मैच द कॉलम आ जाएगा, या फिर स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये है आपका सारा का सारा प्रीलिम्स का सिलेबस।
बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। मेंस में आपका क्या क्या आता है, थोड़ा सा अच्छे कलर का पेन हम यूज कर लेते हैं। हाँ, मेंस में आपका क्या होता है, सिलेबस वही रहता है प्रीलिम्स वाला, लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है, पैराजंबल आया और उसी के अंदर आपका वर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया, या पैराजंबल आया उसी के अंदर आपका वर्ड स्वैप का क्वेश्चन आ गया। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल मिक्स होके आ गए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत आते हैं मेंस में। एक बार 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आए थे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जनरली ट्रू, नॉट ट्रू, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मिक्स्ड पैटर्न्स आते हैं। इसी में से 2-3 पैटर्न्स को साथ में कंबाइन कर लेंगे, थोड़ी सी वोकैबुलरी टफ कर देंगे और उसको वही क्वेश्चन आपका मेंस का बन जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, शॉर्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, उनके बेसिस पे कंक्लूजन, समरी, अजम्पशन, इन्फरेंस, इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर देखने को मिलते हैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन में। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपका एक ऐसे आपसे पूछा जाता है और एक लेटर आपसे पूछा जाता है। 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर होता है। कोई परेशानी सिलेबस में? आई होप नहीं है। चलो अब बात करते हैं मैम हमें कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो बेटा इस बात को समझो कि हम प्री और मेंस की साथ में तैयारी करेंगे। ऐसा किसी भी पेपर में नहीं करना होता कि पहले आप प्री क्लियर करो, प्री क्लियर होगा तो मेंस देंगे ना मैम, बट प्री और मेंस में डिफरेंस सिर्फ 1 महीने का है। उस 1 महीने में मेंस तैयार नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज तो हम प्री और मेंस की साथ में तैयारी करेंगे। अब करना क्या है, इंग्लिश को हम 4 सेक्शंस में बांटेंगे। उस चीज के लिए येलो ही यूज कर लेती हूँ, वो ज्यादा विजिबल है आप सभी को। तो सबसे पहला सेक्शन जो होगा हमारा वोकैबुलरी होगा। दूसरा सेक्शन जो होगा हमारा ग्रामर होगा। तीसरा सेक्शन जो होगा हमारा परफेक्शन होगा। और चौथा सेक्शन जो होगा हमारा रीडिंग एंड स्किमिंग। अभी मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात कर रही हूँ, इसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की भी बात। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। वोकैबुलरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज तो आपको टॉप 220 रूट वर्ड्स पता होने चाहिए। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जिनसे पूरे शब्द बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेनी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अच्छा। तो बेनीफैक्टर, बेनिफिशियल, बेनेडिक्शन, बेनेवॉलेंट, इन सब का मीनिंग कुछ ना कुछ अच्छे से रिलेटेड है। तो इस तरीके से 220 रूट वर्ड्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ईयू वर्ड का मीनिंग क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कैको वर्ड का मीनिंग क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो वोकैब प्रोडिजी बुक है अगर, तो उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 देख लेना। अगर नहीं है तो मैंने यूट्यूब पे भी रूट वर्ड्स की बहुत सारी क्लासेस ली हुई है। अगली चीज, इन 220 रूट वर्ड से बनते हैं आपके कितने शब्द, आपके 3000 वर्ड्स। 3000 वर्ड्स इन रूट वर्ड्स की हेल्प से ही बनते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को काउंट करके इनको 2 से 3 बार पढ़ लेना। ये आपका चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा वोकैब प्रोडिजी का। इसकी भी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे भी ली हुई हैं काफी सारी। तो उससे क्या होगा, वो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ये वर्ड्स बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसके अलावा द हिंदू एडिटोरियल में मैं रोज आपको वोकैब करवाती हूँ। वो वोकैब जो एग्जामिनर की फेवरेट होती है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आप रोज सुबह के द हिंदू एडिटोरियल सेशन में आ रहे हो, जो रोज सुबह 7 बजे हो रहा है, आपको वहां डेली वोकैबुलरी मिल रही है। 40 से 50 शब्द हम रोज करते हैं। इस तरीके से करते हैं कि वो हमारे माइंड में छप जाते हैं, याद हो जाते हैं रेपिटेशन से, बार बार पढ़ पढ़ के। तो ये चीजें करनी है वोकैबुलरी के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। लास्ट 3 मंथ्स की द हिंदू की वोकैब सबको आनी चाहिए बेसिकली। जब भी आपका पेपर हो उसके लास्ट 3 मंथ्स की द हिंदू की वोकैब आपको आनी चाहिए। टेलीग्राम पे मैं शेयर भी कर दूंगी, एवरी मंथ शेयर भी करती हूँ वोकैब की पूरी मैगजीन। तो उसको 3-4 बार रीड कर लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रामर की। देखो, जिन बच्चों की ग्रामर बिल्कुल ही वीक है, कुछ भी नहीं आता, जिन बच्चों को ग्रामर में बिल्कुल जीरो है, तो या तो वो यूट्यूब पर मेरा एक 50 आवर फाउंडेशन कोर्स है, उसको कर लेंगे।
उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, preposition, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, पैरालिज्म, ये सारे टॉपिक्स आते हैं जिन बच्चों की ग्रामर बहुत बेसिक है। पेड क्लास में है, परफेक्शन वाला सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, यस ऑफिस वाला सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वो ग्रामर ग्रंथ वाले कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इससे आपकी कंप्लीट ग्रामर हो जाएगी, उस लेवल की हो जाएगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये सिर्फ एक बार करना है, ये बार बार नहीं करना। एक बार कर लिया मतलब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। इसके बाद इसी की समरी है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। क्या है? इसी की समरी है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये आपको करना है, बहुत अच्छे से करने हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। और हर परफेक्शन के लास्ट वीक में, हर हफ्ते के, हर महीने के एंड में पूरा एक हफ्ता एरर डिटेक्शन करवाती हूँ। यूट्यूब पे भी आपको मेरी एरर डिटेक्शन की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, 8-8 घंटे की क्लासेस मिल जाएंगी। उनमें से कोई भी एक मैराथन देख लेना, 8 घंटे वाली एक मैराथन देख लेना, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने सारा बताया। तो प्लस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? यूट्यूब की क्लासेस से कर लोगे एरर डिटेक्शन की। अगर परफेक्शन में आ रहे हो तो उसका एक हफ्ता में एरर डिटेक्शन करवाती हूँ, वहां से कर लोगे। बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रूल्स पढ़ के काम नहीं चलेगा, रूल्स के अलावा प्रैक्टिस भी कर। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट इज परफेक्शन। अब देखो आपके एग्जामिनेशन में अभी हमने पढ़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैराजंबल आता है, फिलर आता है, एरर डिटेक्शन आता है, वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप, मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। पैराजंबल के अंदर ही वर्ड स्वैपिंग है, पैराजंबल के अंदर ही फ्रेज रीअरेंजमेंट है, पैराजंबल के अंदर ही फिलर है। तो इसलिए हमें एग्जामिनेशन से पहले हर हालत में कम से कम 500 क्वेश्चंस करने हैं परफेक्शन लेवल के। परफेक्शन लेवल के तो क्या मतलब है? मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करने हैं जिसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस हो, पैराजंबल्स करने हैं जिसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस हो, क्लोज टेस्ट करने हैं, हर टाइप का क्लोज टेस्ट करना है। मतलब हमें कोई भी ऐसा पैटर्न छोड़ना नहीं है जो एग्जाम में आ सकता हो। देखो एग्जामिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। अगर वो पैटर्न नया देखा होगा तो थोड़ा सा 2-3 मिनट तो उस पैटर्न को समझने में ही लग जाएंगे, और टाइमर चल रहा होता है, टाइम निकल जाएगा, नर्वस हो जाओगे। तो पेपर क्रैक करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या होता है? तरीका यही है कि इतना प्रैक्टिस करके जाओ, इतने पैटर्न्स को वो पहले ही कर लो कि पेपर में कुछ भी नया ना लगे। आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़े हुए हो तो आप देखते होगे, बच्चे कह रहे हैं कि IBPS पीओ मेंस का पेपर दे के आए, इतना इजी पेपर था मैम, सब कुछ करा कराया आया था, कुछ भी नया लगा ही नहीं, सारी वोकैबुलरी पता थी, सब कुछ आता था। वहीं वो बच्चे जो परफेक्शन में नहीं आ रहे थे, आप किसी नॉर्मल बच्चे का रिव्यू लोगे, वो कहेगा मैम पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था IBPS पीओ मेंस का इंग्लिश का। तो डिफरेंस क्या था? एक बच्चे को डिफिकल्ट लगा, एक बच्चे को ईजी लगा। प्रॉब्लम, फर्क कहाँ था? फर्क था कि जिस बच्चे को ईजी लगा वो पहले से करके गया था वो सारा पैटर्न, जिस बच्चे को डिफिकल्ट लगा उसने पहली बार देखा था वो पैटर्न एग्जाम में। तो हमें वही करना है कि एग्जाम से पहले पहले 500 क्वेश्चंस परफेक्शन लेवल के करने ही करने हैं, हर हालत में करने हैं। इसमें सारे पैटर्न्स आ जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, जितने भी मैंने पैटर्न्स का नाम लिया है वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज जो हमें रेगुलरली करनी है वो है रीडिंग और स्किमिंग। देखो क्वेश्चंस करोगे, बट क्वेश्चंस करते समय आंसर सही कैसे निकलेगा? जब आपको रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, जब आपको स्किमिंग की प्रैक्टिस होगी। स्किमिंग क्या होती है मैम? स्किमिंग होती है ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया निकालना, रीडिंग होती है गहराई में पढ़ के पूरा पैसेज समझना। तो हमें एक ऐसी हैबिट बनानी है कि हम रोज एक आर्टिकल रीड करें और रोज एक आर्टिकल स्किम करें। द हिंदू, एडिटोरियल, आजकल आपके जो आर्टिकल्स हैं एग्जामिनेशंस में एडिटोरियल से आ रहे हैं, फोर्ब्स से आ रहे हैं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से आ रहे हैं, और किससे आ रहे हैं? BBC के न्यूज वेबसाइट से आ रहे हैं। तो यहाँ से आप सबके आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो मैं जो आपको रोज सुबह 7 बजे क्लास में करवाती हूँ उसमें हम स्टार्टिंग का टाइम तो वोकैबुलरी को देते हैं, उसके बाद हम एक आर्टिकल रीड करते हैं एडिटोरियल का और एक आर्टिकल स्किम करते हैं HBR, फोर्ब्स या BBC वगैरह का। तो आपको अगर रेगुलरली रीडिंग स्किमिंग की आदत है तो वो टॉपिक्स आपको पता होंगे, लैंग्वेज का आपको आइडिया होगा, तो पेपर आपको ईजी लगेगा।
तो एक हैबिट बनानी है कि रोज हम रीड करें एक आर्टिकल, रोज हम स्किम करें। स्ट्रैटेजी क्लियर है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या आता है भाई, एक ऐसे आएगा, एक लेटर आएगा। इसके लिए भी कुछ नहीं करना। द हिंदू की जो क्लास होती है उसमें लास्ट में पीडीएफ में आपको एक ऐसे और एक लेटर देती हूँ। पहले 15 से 20 दिन तो सिर्फ रीडिंग करनी है, जिससे कि आपको कंटेंट मिले, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हो क्या रहा है, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। लिखोगे, मिस्टेक्स होंगी स्टार्टिंग में, बट जैसे रोज रोज लिखोगे अपने आप लिखना सीख जाओगे। बट पहले फोकस किस पे करना है, रीडिंग पे करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीड करना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। सो दिस वॉज इंग्लिश स्ट्रैटेजी। तो इंग्लिश में कितना टाइम देना है रोज? अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए एसबीआई पीओ में, मुझे इंग्लिश में कितना टाइम देना है? मुझे 1 घंटे परफेक्शन करना है रोज, 1 घंटे एडिटोरियल करना है रोज, बीच बीच में टाइम मिल रहा है तो ग्रामर के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने हैं, या फिर ग्रामर ग्रंथ कोर्स का देखना है जब जब टाइम मिल रहा है। और मुझे मॉक टेस्ट देने हैं। मुझे कोशिश करनी है कि मैं हफ्ते में कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट दो ही दो। तो हमेशा पेपर की हैबिट कैसे पड़ेगी, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, टाइमर चला के क्वेश्चन को करोगे। तो पहले 15 से 20 दिन पढ़ाई करो अच्छे से, फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, एक हैबिट बनाओ कि कम से कम 1 हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट तो मुझे देने ही देने हैं। एक प्री का मॉक टेस्ट और एक मेंस का मॉक टेस्ट हर वीक दो। इससे क्या होगा, आपको वो जो नर्वसनेस होती है वो नहीं होगी। आप एनालाइज कर पाओगे कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है, मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मुझे किस टॉपिक को स्ट्रांग बनाना है। क्लियर सभी को? इंग्लिश में कोई डाउट? चल एक बार ना थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है अभी तक के। तो हमने 5 साल का एनालिसिस आपके लिए लाए हैं, 2019 से लेकर 2023 तक। पहले प्रीलिम्स का करेंगे, फिर मेंस का करेंगे। तो आप देख रहे होगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। तो 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर का तो आरसी ही आरसी आया आपका, आप सभी का। फिर मैंने आपको बताया था पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स देखोगे 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, एक बार पैराजम्बल नहीं आया। फिर क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट ये रहा 5 नंबर, 6 नंबर, 3 बार क्लोज टेस्ट नहीं आया। क्लोज टेस्ट नहीं आता ना तो फिलर्स आता है, क्योंकि फिलर और क्लोज टेस्ट लगभग एक जैसा ही होता है। क्लोज टेस्ट में पूरे पैराग्राफ में ब्लैंक्स होते हैं, फिलर में एक एक लाइन में ब्लैंक होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, फिर आपका एरर डिटेक्शन भी आता ही आता है। चौथा टॉपिक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलर्स भी देखने को मिलते ही मिलते हैं। कभी सिंगल फिलर्स भी देखने को मिलते हैं, कभी डबल फिलर्स भी देखने को मिलते हैं। 2020 में डबल फिलर का क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो एग्जाम में आएंगे। बाकी का एक पैटर्न जो आता भी है, नहीं भी आता, वो आपका होता है वर्ड स्वैप आ जाता है, कभी कभी मैच द कॉलम आ जाता है, कभी नहीं आता। ये जो है इंटरचेंज होते रहते हैं। सो ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स का एनालिसिस है। इससे जो निष्कर्ष निकला, ये मैंने आपको क्यों दिखाया, निष्कर्ष यही है कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रांग हो गए, पैराजम्बल में स्ट्रांग हो गए, क्लोज टेस्ट में स्ट्रांग हो गए, फिलर में स्ट्रांग हो गए। फिलर और क्लोज में स्ट्रांग होने का तरीका है वोकैबुलरी स्ट्रांग करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रांग होने का तरीका है रीडिंग और स्किमिंग स्ट्रांग करना। पैराजम्बल्स में स्ट्रांग होने का तरीका है खूब सारी प्रैक्टिस करना। एरर डिटेक्शन में स्ट्रांग होने का तरीका है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो आपका प्रीलिम्स पेपर बहुत आसान, बहुत बच्चों के 30 आउट ऑफ 30 आसानी से आते हैं प्रीलिम्स में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेगुलर आओगे क्लासेस में तो 30 आउट ऑफ 30 आराम से लेके आ सकते हो। मेंस को देखते हैं। तो मेंस में भी आप देख रहे होगे, मेन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है। 15 नंबर का आरसी, 16 नंबर का, 10 से 13, 13 से 14 तो आरसी। फिर पैराजम्बल्स, लास्ट 2 बार से पैराजम्बल्स आ रहे हैं। फिर आपका क्लोज टेस्ट, 2021 में क्लोज टेस्ट आए थे। फिर आपके फिलर्स, ये भी देखने को मिले, एरर डिटेक्शन भी देखने को मिलता है। तो सिलेबस सेम ही है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, वही फ्रेज रिप्लेसमेंट, वही वर्ड स्वैप। तो फर्क क्या है मैम प्री और मेंस में? प्री और मेंस में फर्क ये है कि प्री में पैराजम्बल आएगा 5 सेंटेंस का सिंपल सा, मेंस में पैराजम्बल आएगा 7 सेंटेंस का, जिसके अंदर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी होगा, जिसके अंदर फिलर का क्वेश्चन भी होगा, जिसके अंदर वर्ड स्वैप का क्वेश्चन भी होगा। मतलब मिक्स्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आएंगे।
अब आ जाते हैं क्वांट्स पे। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत कोई दुविधा? क्वांट्स के पे दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दूसरी चीज होती है आपकी अरिथमेटिक और स्पीड मैथ्स। ये तीन चीजें होती हैं जिसपे हमें फोकस करना होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, डीआई से। तो आपको एक हैबिट तो ये बनानी है कि मुझे रोज कम से कम 2 से 3 डीआई तो सॉल्व करने। ये आपकी टू डू लिस्ट में भी होना चाहिए कि कम से कम 2 से 3 डीआईज मुझे करने ही करने हैं, हर हालत में करने हैं। इसके बाद आते हैं हम अरिथमेटिक पे और स्पीड मैथ्स पे। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग नंबर सीरीज, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ये तीन टॉपिक आपके सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए डीआई के बाद। इसके बाद ये सारे के सारे आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, जिसमें आप हैबिट बनाओगे, एक दिन एक टॉपिक को दोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, एक दिन उसकी थ्योरी पढ़ी 20 क्वेश्चंस की, अगले दिन एवरेज की थ्योरी पढ़ी 30 क्वेश्चंस की। इस तरीके से आपको एक दिन एक टॉपिक को देना है, उस टॉपिक को समझते हुए जाना है। जब आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको खूब सारे प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं, जिससे कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो सके, आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके और आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आता हो। सो दिस इज अबाउट क्वांट्स। डीआई रोज करने ही करने हैं। क्वाड्रेटिक, मिसिंग रॉन्ग नंबर, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इसके भी 10 क्वेश्चंस रोज करने ही करने हैं। और बाकी टॉपिक वाइज डिवाइड करनी है अपनी टू डू लिस्ट को कि किस दिन कौन सा टॉपिक करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। साथ के साथ मॉक टेस्ट खूब सारे देने हैं, वीक में कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। कोई परेशानी क्वांट्स का सिलेबस देख के? अगली बात आती है एनालिसिस कर लेते हैं भाई। प्रीलिम्स का करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डीआई से, उसके बाद क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन ज्यादा है, अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन ज्यादा है, मिसिंग नंबर सीरीज। तो ये 4 टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, और बाकी इतने सारे टॉपिक्स जो थे अरिथमेटिक के, उनमें से इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स का एनालिसिस है ये। मेंस के एनालिसिस की बात करते हैं। डीआई और केसलेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, नंबर सीरीज से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक फिर से इंपॉर्टेंट, अरिथमेटिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिले। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता प्री और मेंस के, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे डिफरेंस होता है। मिक्स्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं मेंस में, कोई ना कोई नया पैटर्न हमेशा देखने को मिलता है मेंस में। सो तैयारी ऐसे नहीं करनी पहले प्री कर लिया फिर मेंस कर लिया, तैयारी में प्री प्लस मेंस साथ में चलना चाहिए। इसके बाद आते हैं रीजनिंग में। जैसे क्वांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था डीआई, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है? पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। पजल्स भी बहुत अलग अलग तरह की आती है, फ्लोर बेस्ड पजल्स, बॉक्स बेस्ड पजल्स, एज बेस्ड पजल्स, अनसर्टेन नंबर पजल्स, मतलब जब नंबर ही नहीं बताया होता कितने लोग हैं। फिर टैब्यूलेशन, मिक्स्ड पैटर्न, सर्कुलर पजल्स, लीनियर पजल्स, डुअल रो, स्क्वायर बेस्ड पजल्स, ये सारी की सारी पजल्स की भर भर के प्रैक्टिस करनी। कम से कम 4 से 5 पजल्स तो रोज करनी ही करनी है, रोज करनी है कम से कम 4 से 5 पजल्स। फिर इसके बाद टॉपिक्स आते हैं वर्बल रीजनिंग, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, कोडेड रिलेशन, कोडिंग, ब्लड रिलेशंस। इनको भी एक दिन एक टॉपिक करो, थ्योरी करो क्वेश्चंस करो, थ्योरी करो क्वेश्चंस करो, थ्योरी करो क्वेश्चंस करो, और इस तरीके से प्रैक्टिस करो। दिस वाज अबाउट रीजनिंग। फिर रीजनिंग के मेंस में, प्री में तो नहीं आता, मेंस में एक और सेक्शन आता है जो कि आपका क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है, जहां पे आपकी लॉजिकल स्किल्स को चेक किया जाता है। इसमें आपके स्टेटमेंट और असम्पशंस के क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, इन्फरेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। इसमें इंग्लिश का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको रीडिंग अच्छे से आती है, स्किमिंग अच्छे से आती है, अगर आप एडिटोरियल में रेगुलरली आ रहे हो, तो ये वाला पोर्शन आपको ईजी लगेगा। एनालिसिस कर लेते हैं भाई रीजनिंग का भी। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पजल से देखने को मिले, उसके बाद
सिलॉजिज्म से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इनइक्वालिटी से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी टॉपिक्स है तो एक दो क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। ये एनालिसिस मैं आपको क्यों दे रही हूँ, ये एनालिसिस मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, मैं स्लाइड भी देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जिससे कि आपको पता चले कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका। तो आपको अपनी तैयारी भी ऐसे करनी है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। यस, मेंस में भी देख लो, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस। तो लॉजिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग का ही नाम है, ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बाकी तो कम कम क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं सबसे। मशीन एंड इनपुट के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये है मेंस का एनालिसिस पिछले 5 साल का रीजनिंग का। अगले पर आते हैं जीए और बीए। बीए इज बैंकिंग अवेयरनेस, जीए इज जनरल अवेयरनेस। ये सिर्फ मेंस में आता है, ये प्री में नहीं आता। इसके लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, उनको रिवाइज करने हैं। तो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ्स की बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज है वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बैंकिंग और इंश्योरेंस की न्यूज, स्टैटिक बैंकिंग जो होती है, अभी देखेंगे स्टैटिक बैंकिंग में क्या आता है। स्टैटिक न्यूज मतलब पिछले 6 महीने की न्यूज, और एक फाइनेंशियल अवेयरनेस। क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उसमें, उनको भी डिटेल में देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपका क्या आता है, 6 महीने की न्यूज, ग्रैंड स्लैम ग्रैंड प्रिक्स को लेकर न्यूज, कोई रिपोर्ट आई है उसकी न्यूज, मिलिट्री में क्या हुआ है, लोन्स क्या हुए हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर न्यूज, कोई अगर कंट्रीज ने आपस में कोई अग्रीमेंट किया है उसको लेकर न्यूज, अवार्ड, कोई अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनकी न्यूज, फेस्टिवल्स की न्यूज, मर्जर एंड एक्विजिशंस की न्यूज, ये सारी की सारी न्यूज आती हैं। इसके बाद फिनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होते हैं, कब उनको लगाया गया था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, नीति आयोग क्या था, प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया, आरबीआई को लेके सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके किस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस में आ जाते हैं। ये टॉपिक्स को मैंने डिटेल्ड तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई परेशानी किसी को भी? अब बात करते हैं भाई कट ऑफ कितना जाता है। इतना सब कुछ देख तो लिया, सिलेबस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, जीए है, कट ऑफ कितना जाता है? 100 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, 2023 में कट ऑफ 59.25 गया था। तो आप देख रहे होगे समय के साथ यहाँ पे बस थोड़ा सा डेविएशन है, कट ऑफ कम हुआ है। इसका मतलब पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। तो मेक श्योर करो कि आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से करो, बहुत सोच समझ के करो। मेंस में भी देखोगे तो कट ऑफ कम हुआ है, 670 मार्क्स का कट ऑफ है। 200 में से 70 नंबर नहीं ला सकते, 200 नंबर का पेपर है, सिर्फ 70 कट ऑफ किया है। इसका मतलब क्या है, अगर तैयारी की जाए तो 70 मार्क्स आ सकते हैं। बस करना क्या है, सिलेबस पता चल गया, स्ट्रैटेजी पता चल गई, उसको फुल डिवोशन के साथ फॉलो करना है। और अभी पेपर क्लियर करना इजी है, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। तो जो बच्चे आपके कंपटीशन में हैं 90% बच्चे तो डिस्ट्रैक्टेड है, किसी का ध्यान किसी पर है, किसी का ध्यान किसी पर है, कोई डिसअपॉइंटेड है, कोई नेगेटिव एटीट्यूड का है, कोई डिस्ट्रैक्टेड है, कोई रील्स देखता रहता है, कोई शॉर्ट्स देखता रहता है, कोई परेशानी होता रहता है। तो 90% बच्चे तो डिस्ट्रैक्टेड है, 10% बच्चे ही जो हैं जो फोकस के साथ लगे हुए हैं। तो क्या आप उन 10% में हो या नहीं, फोकस्ड? और अगर फोकस्ड प्रिपरेशन करोगे, पूरे दिल से तैयारी करोगे, कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होगा, तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। बस फोकस से तैयारी करनी है। बात करते हैं क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। पहली मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, पहले प्री की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, और इस चक्कर में अपने 2-3 साल जिंदगी के बर्बाद कर देते हैं। तो पहला क्या है, प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। अगर सोचा है
ठाना है सिलेक्शन लेना ही लेना है तो पहले दिन से ही प्री प्लस मेंस होना चाहिए। सिर्फ प्री करोगे सिलेक्शन नहीं हो सकता, इस बात को गारंटी के साथ लिख के दे सकते हो। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट देके उसे एनालाइज जरूर करना है कि मैं किस टॉपिक में कमजोर हूं, किस टॉपिक में मैं अच्छा हूं। जिस टॉपिक में अच्छे हो उस टॉपिक को बहुत, जिस टॉपिक में अच्छे हो वो तो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ही, लेकिन जिस टॉपिक में वीक हो उस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं, जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स सोचते हैं जब प्री का पेपर हो जाएगा उसके बाद पढ़े। नहीं, कम से कम करंट अफेयर्स तो डे 1 से देखना शुरू करना है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आता है एग्जामिनेशन में। तो करंट अफेयर्स डे 1 से करना है। मिस्टेक नंबर 4, हर रोज कोई नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हर रोज कोई नए टीचर को फॉलो करते हैं, हर रोज कहीं का कुछ और करने लग जाते हैं। बहुत बड़ी गलती है। एक चीज को पकड़ो, किसी से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे ही पढ़ो या उनसे ही पढ़ो या उनसे ही पढ़ो, किसी भी से भी पढ़ो, बट एक ही टीचर को पूरी तरीके से फॉलो करो, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और जी जान लगा दो अपनी उस चीज में। बार बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करो, बार बार टॉपर्स की वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करो। हर किसी की स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से होनी चाहिए, वो जिस चीज में स्ट्रांग है, जिस चीज में वो कमजोर है। जिस चीज में स्ट्रांग हो उसको थोड़ा कम टाइम दो, जिस चीज में कमजोर हो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, बट खुद से आइडेंटिफाई करो कि कहाँ वीक हो और कहाँ स्ट्रांग हो। हाउ टू टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे लेने हैं? सबसे पहले तो आपका फॉर एग्जाम्पल अभी बिल्कुल बिगिनर होगा, एक बार बिगिनर के तरीके से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ा क्वांट्स में, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का सेक्शनल टेस्ट, दूसरा टॉपिक पढ़ा उसका सेक्शनल टेस्ट दिया। इस तरीके से सेक्शनल टेस्ट लो जब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाती। आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, अब आपको आते हैं अच्छे से, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और इस बात को याद रखो, जितना टाइम उस मॉक टेस्ट को आप दे रहे हो उसका 1.5 टाइम्स आपको उसके एनालिसिस को देना है। मॉक टेस्ट दे दिया, मार्क्स देख के दुखी हो गए, एनालिसिस नहीं किया, कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट का। तो अगर 1 घंटे का आपका प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट निकल रहा है तो कम से कम 1.5 घंटा उसके एनालिसिस में दो, और उस एनालिसिस को लिखो कि मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही निकला, मेरा पैराजम्बल गलत निकला, मेरा क्लोज टेस्ट सही निकला, या मेरी वोकैबुलरी कमजोर है। उस एनालिसिस को लिखो और अगले हफ्ते उस एनालिसिस पे काम करो, फिर उसके बाद अगला मॉक टेस्ट दो। जब एग्जाम बहुत नजदीक हो तो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दो। अभी हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, तब हफ्ते में 3 या 4 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। लेकिन जब तक मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बाद अपनी कमजोरियों पे काम नहीं करोगे, मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। तो मेक श्योर करो कि आप अपनी वीकनेसेस पे काम जरूर करो मॉक टेस्ट देने के बाद। टू डू लिस्ट कैसे बनाए मैम? सबसे पहले तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग और मेडिटेशन, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं बच्चों के लिए, अपनी क्लासेस में बहुत बार बताती हूँ। टू डू लिस्ट बनाने का एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपने ऐसे लिख लिया इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, जर्नल अवेयरनेस। अब आप एक रात पहले ही अगले दिन की टू डू लिस्ट बना के सो कि मुझे इंग्लिश में परफेक्शन करना है, मुझे एडिटोरियल करना है, मुझे 30 मिनट्स 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ना है, ऐसे करके बना। रीजनिंग में मुझे 2 पजल सॉल्व करनी है, मुझे ब्लड रिलेशन की थ्योरी पढ़नी है और इसके 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वांट्स में मुझे 2 डीआई करनी है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की थ्योरी पढ़नी है और इसके 20 क्वेश्चंस करने हैं। जनरल अवेयरनेस में मुझे करंट अफेयर्स करना है। इस तरीके से अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। अगर आपको लगता है बहुत डिसिप्लिन हो, आप टाइमिंग दे सकते हो तो टाइमिंग दे दो। अगर आपको लगता है मैं बहुत डिसिप्लिन नहीं हूं तो इस तरीके से लिखो। अब जैसे जैसे जो जो काम कंप्लीट होता जा रहा है उस पर
उसको क्रॉस करते जाओ। परफेक्शन हो गया आज का, हो गया। एडिटोरियल हो गया, हो गया। पजल्स हो गई आज की, हो गई। ये हो गया, हो गया। ऐसे करके उसको क्रॉस करते हुए जाओ जैसे जैसे वो होता जाए। बड़ा मजा आएगा क्रॉस करने में, पता है। जब किसी को क्रॉस करोगे ना, अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा कि आज तो टू डू लिस्ट पूरी करके ही सोऊंगा। और ऐसे करके रोज रोज करो, अपने आप इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। अपने आप टाइम अच्छे से यूज होना शुरू हो जाएगा, अपने आप एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, अपने आप लगेगा कि आज तो बहुत कुछ कर लिया और अच्छी फीलिंग आएगी। तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत 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 जरूरी है हर किसी के लिए। कोई परेशानी, समझ में आया? क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आई होप मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए एसबीआई पीओ को लेके। कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, क्या सिलेबस है, टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, मॉक टेस्ट कैसे बनाते हैं, एनालिसिस क्या होता है, कट ऑफ कितना, सब कुछ कवर कर लिया हमने इस वीडियो में। अब बस मुझे आपसे एक वादा चाहिए, और वो वादा मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप सबसे। सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, आई विल गिव माई 100% टू माई प्रिपरेशन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हर बच्चे से मुझे ये चीज लिखी हुई चाहिए, एवरी स्टूडेंट। क्या? आई विल गिव माई 100% टू माई प्रिपरेशन। और लिखना ही नहीं है, इसको करना भी है। इतनी सी कमी नहीं छोड़नी, इतनी सी कमी नहीं छोड़नी, हल्की सी भी कमी नहीं छोड़नी अपनी तैयारी में। जो बच्चे कह रहे हैं मैम कहाँ से करना है, आपने तो सिलेबस बता दिया, स्ट्रैटेजी बता दी, पर करें कहाँ से, परफेक्शन कहाँ से मिलेगा, वो बच्चे येस ऑफिसर के एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। इतने सालों से येस ऑफिसर के टीचर्स आपको बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है। सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग है तो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरा इंग्लिश का। अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कंप्लीट ही एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या कोई बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मॉक टेस्ट देने, यस मॉक ले सकते हो। यस ऑफिसर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ बैंकिंग के लिए है। तो आप इमेजिन करो कोई चीज अगर सिर्फ एक ही चीज पे फोकस्ड है पूरी तरीके से, हमने कोई और चीज नहीं की, सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स पे ही फोकस्ड है, तो वहां पे क्या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्या क्वालिटी आपको मिलती होगी। तो यहाँ से ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, क्लासेस में आना स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्शन की क्लास 9 बजे रोज होती है। ये टेलीग्राम चैनल से, यहाँ पे आपको पीडीएफ मैगजीन सारी मिल जाती है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कमेंट सभी लोग करेंगे, और मिलते हैं कल सुबह एडिटोरियल की क्लास में 7 बजे और परफेक्शन की क्लास में 9 बजे। आपकी पूरी कोशिश, मेरी पूरी कोशिश, क्या रंग, मेहनत हमारी रंग लानी ही लानी चाहिए, और वो लाएगी अगर इतनी सी भी कमी कहीं नहीं रहेगी तो। यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड गॉड ब्लेस।